अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाजरीन, इनकम टैक्स गोशवारे की तारीख में यह कहकर तौसीक़ की गई है कि तकनीकी मसाइल हैं। क्या वाकई तकनीकी मसाइल हैं? दूसरा, तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ऐसा ही होता है। इनकम टैक्स गोशवारा जमा करवाने के लिए टाइम लिमिट दी जाती है कि 90 दिन में आपने इनकम टैक्स गोशवारा जमा करवाना है। दूसरा, आजकल पेंडोरा पेपर ज़ेर बहस है। इससे पहले पनामा लीक्स कि स्कैंडल भी आ चुका था। क्या ये स्कैंडल टैक्स को बचाने के लिए लाए जाते हैं या ऑफशोर कंपनियां टैक्स बचाने के लिए बनाई जाती हैं? इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मामून निसार साहब, आप एडवोकेट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। उनके साथ मौजूद हैं फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, आप FC हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। और लाइन पर मेरे साथ मौजूद होंगे सैयद हसन अली कादरी साहब, आप भी FC हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं, चेयरमैन हैं प्रोफेशनल रिसर्च फोरम के, और लॉ टैक्स बार के सदर भी इस पर गुफ्तगू करेंगे। छोटा सा उनका भी हमारे पास इंटरव्यू आया हुआ है, वो भी आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, से पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, माहिरीन सवाल से क्या कहते हैं उनकी राय जानते। टैक्स पेयर का और टैक्स कंसल्टेंट का वो भी अनअवेलेबल है बिकॉज ऑफ द कोविड। ख़ास तौर पे मैंने जिक्र किया अपने लेटर में कि फ़ीमेल स्टाफ जो है वो दफ्तर आ नहीं पा रहा, और टैक्स कंसल्टेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्स के जो वकील हैं उनमें के दफ्तरों में फ़ीमेल स्टाफ की एक खासी तादाद है, जिसकी वजह से उनको स्टाफ की शार्टेज का भी सामना है। और इन हालात में IPR को चाहिए कि इसकी डेट को एक्सटेंड करे 31 दिसंबर तक। ये उन्होंने एक मिथ बनाई हुई है कि जी हमने 1 जुलाई को रिटर्न दे दी थी, उसका फ़ायदा क्या हुआ? रिटर्न ही गलत दी आपने। अभी स्मॉल टैक्स पेयर के लिए जो रिटर्न है वो अपने 27 अगस्त को दी है, जो मैनुअल रिटर्न है वो अपने 27 अगस्त को दे रहे हैं। और जो आपका मोर देन 60% स्टाफ लोग वो है जो मैनुअल रिटर्न फाइल करते हैं, जो छोटे ताजर हैं, छोटे कारोबारी, उनके लिए आपने टाइम ही नहीं रखा। ये एक हमने हंगामा खड़ा किया हुआ है कि 30 सितंबर डेट है, इसको बराए मेहरबानी टाइम पे आपको आवाम को फैसिलिटेट करें। आपने अगर टैक्स रिटर्न्स लेनी है, अगर टैक्स रिटर्न नहीं आएंगे तो फिर IPR क्या कर रहे हैं? हमें अपना एक नया सिस्टम बनाना चाहिए मुल्क को। हमें किसी का चोरी शुदा हुआ सिस्टम, किसी से सिस्टम इंपोर्ट नहीं करना चाहिए, अपना सिस्टम क्रिएट करना चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर बहुत टैलेंट है IT का। हमें चाहिए कि हम ऐसा कि निज़ाम बनाएं जो जितनी भी उस पर ट्रैफिक हो वो लिंक डाउन ना हो। अभी हम चाह रहे हैं कि टैक्स पेयर्स बढ़े, फाइलर्स की तादाद बढ़े, लेकिन अगर हम इतने टैक्स पेयर्स के अंदर हम अपना लोगों को अच्छी सर्विस नहीं दे सकते तो मैं समझता हूँ ये बड़ा लम्हा फिक्री है। दूसरा ये कि जो पंडोरा बॉक्स निकला है, मैं समझता हूँ ये पंडोरा बॉक्स जो है इसमें ये देखना पड़ेगा कि जिन लोगों के नाम इसमें आए हैं, आया कि उनके एसेट्स जो हैं वो इनकी वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर्ड हैं कि नहीं है। अगर वो डिक्लेयर्ड है, अगर वो कानून के मुताबिक उन्होंने अपनी कोई वहाँ से इनकम की अर्निंग कर रहे हैं तो उसका फॉरेन सोर्स इनकम का यहाँ प्रूफ दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई इतना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हर इंसान को चाहिए, जो हमारे पाकिस्तानीज़ हैं, जो इनकी वाहिद जायदाद हैं, उस पर अगर कोई डिक्लेरेशन करने में प्रॉब्लम है वो यहाँ पे डिक्लेयर करें, और वहाँ से अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम हो रही है तो वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम को पाकिस्तान में अपनी 116A के तहत अपनी फॉरेन सोर्स एसेट्स जो हैं उनको डिक्लेयर करें और उस पर जो टैक्स बनता है वो जमा करें। इट इज़ वेरी क्लियर कि हमारे पास नैब अवेलेबल है, हमारे पास FBR अवेलेबल है, हमारे पास अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अवेलेबल हैं। तो जितनी ऑफशोर कंपनीज़ हैं अगर वो डिक्लेयर्ड नहीं है तो वो डिक्लेयर्ड होंगी, क्योंकि अब उन्होंने आ गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास बड़ा क्लियर है कि एक्सप्लेनेशन मांगी जाएगी हर जो है क्या कहते हैं सिटीज़न से। वो अपने एक्सप्लेनेशन पे बता देगा कि उसने डिक्लेयर की है कि नहीं की, और नहीं की तो क्यों नहीं की। अब इस पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक कमीशन बनाया जिसमें मंसूर अली शाह साहब उसके हैं चेयरमैन हैं, और ये बाकी चीज़ों को सारा लेके चल रहे हैं। तो लास्ट एक्सपीरियंस जो पास्ट ईयर एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि किसको सज़ा मिलेगी, कितनी टैक्स कलेक्शन होगी, कितनी प्ली बार्गेनिंग होंगी, ये बिफोर टाइम अभी बताना ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्या होगा। बट ये है कि इसका इफ़ेक्ट अच्छा है कि कम से कम पाकिस्तानियों के जिनके ऑफशोर्स अकाउंट हैं, ऑफशोर्स कंपनीज़ हैं, और जिन्होंने ब्लैक मनी को जो है वो ब्लैक मनी कहना तो ज़रूरी तो नहीं है वैसे, जिन्होंने अपनी मनी को बाहर इन्वेस्ट किया हुआ है इंग्लैंड के अंदर स्पेशली या अदर, तो उनकी एक डिटेल्स पब्लिक के सामने आ रही है। तो ये एक खुशाइन बात है। नाजरीन, आपने ये रिपोर्ट देखी। इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं सैयद हसन अली कादरी साहब, आप चेयरमैन हैं प्रोफेशनल रिसर्च फोरम के, माहिर टैक्स अमूर हैं,
जी हसन अल कादरी साहब, ये बताइएगा कि एफबीआर ने तकनीकी बुनियादों पर 15 दिन के लिए इनकम टैक्स गोशवारा में तोसी की है। अगर ये गोशवारे अभी 13 लाख के करीब जमा हुए हैं, अगर 50 लाख के करीब होते फिर तकनीकी मसाइल क्या होते, आप क्या समझते हैं? जी बहुत शुक्रिया यूबी साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल किया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो बात आपने की है कि जी अभी तक 11 लाख रिटर्नें आई हैं और डेट एक्सटेंड कर दी गई है। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि दो चीज़ें हैं। एक तो एफबीआर का सिस्टम हैक हुआ, उसके बाद एफबीआर का सिस्टम जो है वो प्रेशर बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा। अभी 11-12 लाख रिटर्नें थी या आप कह लीजिए 18 लाख रिटर्नें थी, तो प्रेशर बर्दाश्त ही नहीं हो सका। और हम ये कहते हैं कि जी हमारे टैक्स पेयर 1 करोड़ होने चाहिए। तो तमाम दुनिया में जितने भी सिस्टम्स होते हैं उनका स्ट्रेस चेक होता है कि क्या वो स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैं इस बात को समझने से कासिर हूँ कि हमारा जो इदारा है, जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, वो प्रॉपर अपने रिसोर्सेज क्यों नहीं पुटअप करता है इसके हवाले से। और देखें, ये तज़ीन व आराइश करने से, ये आप जो इश्तिहारबाजी कर रहे हैं, मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स को लेके आ रहे हैं, अगर देखें आप समझते हैं कि यूट्यूबर्स और ये इन्फ्लुएंसर्स या टिकटॉक स्टार्स ने जो है आपको टैक्स कटा करके देना है, तो फिर आपको चाहिए कि आप एफबीआर को बंद कर दें, फिर यही पूरा कर देंगे। देखें, रिटर्नें ऐसे पूरी नहीं होंगी आपकी, आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जो फूल प्रूफ हो। और मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि अगर आपने इतना एक चीज़ का शोर किया कि जनाब 30 सितंबर वाले दिन रिटर्न देनी ही देनी है और डेट नहीं बढ़ेगी, तो ये आपका एफबीआर का फेलियर है कि जिसकी वजह से उन्होंने डेट बढ़ानी पड़ी। नहीं तो कतई तौर पे डेट बढ़ाने की वजह नहीं बनती थी। 15 दिन का तो कानूनन भी एक्सटेंशन दी जा सकती है। तो अगर 15 दिन की कानूनन एक्सटेंशन दी जा सकती है तो ये बात समझने से मैं कासिर हूँ कि आप किस वजह से ये चीज़ कर रहे हैं। अगर ये आप कर रहे हैं तो ये आप अपना फेलियर जो है उसको एक्सेप्ट करें कि आप वो सिस्टम आवाम को नहीं दे सके जिसके ज़रिए आवाम जो है आराम से और एक आसान फहम अंदाज में अपने गोशवारे जो है वो दाखिल कर सके। हसन कादरी साहब, ये भी बताइएगा कि लाहौर टैक्स बार इस रिटर्न को गलत कह रहा है। वो कह रहा है कि मैनुअल के लिए 27 अगस्त को रिटर्न आई है, जिसके लिए 31 दिसंबर तक तोसी की जाए। आप क्या समझते हैं, इनकम टैक्स गोशवारे की तारीख में 31 दिसंबर तक तोसी होनी चाहिए या नहीं? जी, ये जो आपने सवाल किया यूबी साहब, आपने बड़ा हमारे दिल के करीब सवाल कर दिया है। और देखें, बात यही है कि हम हमेशा कहते आए हैं कि कानूनी तौर पर 90 दिन का वक्त देना ज़रूरी है। और वो 90 दिन का वक्त शुरू कहाँ से होता है, जो अब आपका असल सवाल है ना, जो लाहौर टैक्स बार ने बात की है, वो ये कहते हैं कि जब तक आपकी रिटर्न फुल प्रूफ नहीं हो जाती और विदाउट एनी एरर नहीं हो जाती, आपका दिन स्टार्ट नहीं होता 90 डेज़ का। यानी जिस दिन से आपने वो वाली रिटर्न दे दी जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, उससे आगे आपने टैक्स पेयर को 90 दिन का टाइम देना है, वो नोटिफाई करने के बाद कि जनाब आपने गोशवारे दाखिल करें। तो उस तनाजुर में अगर देखा जाए तो बात बिल्कुल सही है और ये होना चाहिए कि 90 दिन का टाइम देना चाहिए। और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो आपका पहला सवाल था, कि जी देखें, अगर आप चाहते हैं कि टैक्स बेस बड़े चीज़ें हों तो आप अपने स्टेक होल्डर्स को इज़्ज़त देना और रिस्पेक्ट देने का कल्चर डेवलप करें। आपको ये चाहिए था कि आप फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को कहते कि वो लोगों को से कहें कि रिटर्न फाइल करो। आप कहते लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिप्रेजेंटेटिव से, आप ICAP के रिप्रेजेंटेटिव से कहते हैं कि वो इनकरेज करें रिटर्न फाइल करें। आई एम सॉरी टू से, ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स जो आप हायर करके रिटर्न फाइल करवाना चाह रहे हैं, आपका सिस्टम ही अभी इस काबिल नहीं है कि वो स्ट्रेस बर्दाश्त कर सके और आप फिर उसी लकीर को पीटी जा रहे हैं। तो माजरत के साथ मैं इसके साथ यही कहना चाहूँगा कि इसको हमें देखना चाहिए। हसन कादरी साहब, असल में पाकिस्तान में इनकम टैक्स गोशवारे के मसाइल क्या हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है ताकि लोग खुशी से अपना गोशवारा जमा करवा सकें? जी यूबी साहब, ये जो सवाल आपने किया कि जी पाकिस्तान में रिटर्न के मसाइल, देखें अगर आप आजकल के तनाजुर में बात करें तो सबसे बड़ा मसला ये है खौफ और अवेयरनेस का। देखें, आज हुकूमत को फ़ैसला करना है कि क्या खौफ फैलाना है या अवेयरनेस देनी लोगों को, या तो आप लोगों को राग़िब करेंगे या आप लोगों को डराएंगे। ये जो तीसरा अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आपका आया और जिसमें कहा गया कि जी यूँ हो जाएगा, आपका बिजली का कनेक्शन कट जाएगा, ऐसे कर देंगे, ये कर देंगे, तो देखें ना, ये आप शेर आया का जो नारा हर दफ़ा लगा रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं, इससे आप टैक्स बेस नहीं बढ़ा सके। आप क्यों इस बात को नहीं मान लेते कि ये तरीक़ेकार जो है ठीक नहीं है? आपको टैक्स बेस बढ़ाने के लिए अवेयरनेस देनी पड़ेगी। आप सहूलियात की बात करें, आप लोगों को बताएं कि जी रिटर्न फाइल करने से क्या फ़वाइद होंगे। देखिए, आपको पॉजिटिव मैनर में चलना पड़ेगा।
जब तक आप पॉजिटिव मैनर में नहीं चलेंगे तो लोग अपनी रिटर्न्स फाइल करने से कासिर हो जाएंगे मेरे नज़र। हसन कादरी साहब, आखिर में ये भी बताइएगा कि जब इनकम टैक्स गोशवारा स्क्रूटनी के लिए 2.5-3 साल बाद खुलता है तो फिर ये आखिरी तारीख की डेडलाइन क्यों? आपने 30 सितंबर तक गोशवारा जमा करवाना है या 31 दिसंबर तक जमा करवाना है? फिर आखिरी डेट क्यों? जब 2-2.5 साल बाद खुलना है तो ये सारा साल जमा होना चाहिए गोशवारे या नहीं? आप क्या समझते हैं? जी, ये अगेन बहुत अच्छा आपने सवाल किया यूबी साहब के। बात बिल्कुल ठीक है कि 2.5 से 3 साल बाद रिटर्न खुलती है और 6 साल का एक टैक्स पीरियड का टाइम पीरियड दिया गया कि 6 साल तक आप केस ओपन कर सकते हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और इसमें जो हमारा गिला रहता है बहैसियत कंसल्टेंट कि होता क्या है कि जो टैक्स पेयर है वो बेचारा रिटर्न फाइल करके मामलात करके घर चला जाता है, कंसल्टेंट भी प्रॉपर रिटर्न फाइल कर देता है। कुछ जगहों पे जहाँ नॉन कंप्लायंस है वहाँ हम मानते हैं कि ठीक है, लेकिन उसमें भी सवाल मेरा आज की डेट में ये है कि क्यों टैक्स ऑफिसर को इसकी इजाज़त दी जाती है कि वो 5 साल ख्वाब खरगोश में मुब्तला रहे और छठे साल आके कह के जी आपने 6 साल पहले जो ये चीज़ की थी ये क्या थी? क्यों हम टाइमली प्रोबिंग नहीं करते? क्या हमारे पास सिस्टम नहीं है? क्या हम केपेबल नहीं हैं? या हम कॉम्पिटेंट नहीं हैं? मेरे ख़्याल में ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हुकूमत को अब जाके देना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया हसन अल कादरी साहब, आपने हमें टाइम दिया। मामून निसार साहब, जिस तरह अब FBI ने 15 दिन दिए हैं, आप इनकम टैक्स गोशवारा जमा करवा सकते हैं। पहले 90 दिन कानून के मुताबिक थे, क्योंकि आप बाहर से पढ़ के रहे हैं, तो क्या दुनिया में भी ऐसा ही होता है? वहाँ भी टाइम लिमिट दी जाती है? टाइम लिमिट तो यूबी साहब एक तो बड़ा वैलिड क्वेश्चन आपने किया है। ये इंटरनेशनली जो है वो इतनी स्ट्रिक्ट डेडलाइंस हम इधर देखते हैं, ज़रूर होती हैं डेडलाइन, ज़रूर होती हैं, मगर जब आप स्ट्रिक्टनेस कर देते हैं स्पेशली पाकिस्तान जैसी इन्वायरमेंट में, जी जी, तो फिर आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। टैक्स एक तरफ हम कहते हैं हम टैक्स पेयर्स बढ़ाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब अगर 90 डेज़ को भी आप रिव्यू कर लें ना, तो 90 डेज़ के अंदर सेल्स टैक्स रिटर्न्स मंथली जी जी, जो फाइल होती हैं, जो कारोबार मंथली रिटर्न्स खुद फाइल कर रहे हैं, एक तो उनके ऊपर वो प्रेशर है। जो कंसल्टेंट्स हैं, जो कि मेजॉरिटी कंसल्टेंट्स के पास बहुत सा काम है, जो करते हैं, जो लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, और कंसल्टेंट्स ने ही आगे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो वो तो सेल टैक्स रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं महीने की। उनके पास फिर क्वार्टर की विद होल्डिंग स्टेटमेंट जो क्वार्टरली कर दी गई है 3 महीने के बाद, वो प्रेशर ख़त्म नहीं होता, तो फिर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स का प्रेशर है। उसके बाद इस स्ट्रिक्ट डेडलाइन को देखा जाए, इस पीरियड को देखा जाए, तो कोविड की रिस्ट्रिक्शंस, फिर मार्केट क्लोजर्स, मार्केटें बंद हैं, कभी खुली हुई हैं। FBI का सिस्टम भी हैक हो गया था, वो भी मसाइल थे 15 दिन, वो एक बहुत बड़ा इशू रहा। मामून साहब, मुझे सिर्फ ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से बाद आपकी गुफ्तगू को यहाँ से जारी रखेंगे। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी मामून साहब, डेडलाइन का हम जिस तरह बात कर रहे हैं, टाइम फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ये हमें पाकिस्तान जैसी इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा देना चाहिए, बहुत ज़्यादा देना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि हमारा एक FBR की प्रैक्टिस रही है हिस्ट्री के अंदर कि हम लोग अभी भी, इस साल भी हुई, कि FBR फैसिलिटेट करती है, कियोस्क लगाती है, इंफॉर्मेशन सेल्स बनाती है डिफरेंट मार्केटों में जाके। ठीक है, आप अगर उन्हीं FBR के मेंबरान को, जो ऑफिसर्स उधर जा रहे हैं, अगर उनका फीडबैक लें, तो आप यकीन करें कोई भी ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं इंडिविजुअली आप नोटिस डालें जी हमारे मेंबरान, हम उनको क्यों तंग करें। ये देखो, 70 साल में, 74 साल में पहली दफ़ा FBR ने 1 जुलाई को जो ड्राफ्ट था, हाँ जी, रिटर्न का, वो आ गया था। ठीक है, अब उन्होंने पता था 30 सितंबर तक 90 दिन है कानूनी तौर पर, बिल्कुल सही। 90 दिन के बाद उन्होंने चलो 15 दिन दे दिए। कानून तो यही कहता ना? नहीं, कानून के मुताबिक तो बिल्कुल ठीक है, प्रोविजन ऑफ द लॉ तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल है उसके अंदर। और 1 जुलाई को देना भी एक बड़ी प्लेजेंट सरप्राइज था हमारे लिए जो कंसल्टेंट्स थे, और बहुत सी ऐसी रिटर्न फाइल हो भी गई। दूसरे ममालिक में भी ऐसे होता है, वहाँ टाइम लिमिट होती है इसकी? टाइम लिमिट बिल्कुल होती है सर, टाइम ड्यूरेशन होती है, मगर टाइम लिमिट बहुत रिलैक्स्ड होती है। ठीक है, मसलन 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, आपने एक फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न अगले फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट से पहले देनी है, अगले साल शुरू होने से पहले, अगले फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले। मैं यूके की कॉर्पोरेट सिटी 600 की बात करता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, फैसल भाई भी आपको और थोड़ा गाइड करेंगे। स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, हमारी डेडलाइंस है, मेरा ख्याल है हमारे खत्ते में ही है सिर्फ। ठीक है, ये इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका के अंदर, ये हमारे पाकिस्तान में जो रिटर्न है उसकी स्क्रूटनी होती है 2.5-3 साल बाद,
वो रिटर्न पड़ी जाती है, खुलती है, कि दूसरे ममालिक में भी उसके स्क्रूटनी 2.5-3 साल बाद होती है? नहीं नहीं सर, वो 2.5-3 साल का मैं थोड़ा सा इधर आपसे इख्तलाफ करूंगा। 2.5-3 साल वाला वो कॉन्सेप्ट भी चला गया हुआ है ठीक है। एफबीआर में, क्योंकि अब उनके पास जो नोटिस आ रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है डेटा कोलैबोरेशन की वजह से, डिफरेंट डेटाबेसेस से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो मेरे पास 2020 के भी नोटिस आए हुए हैं, 2019 के भी रिटर्न खुल चुकी है। खुल चुकी हुई है सर। वो दे रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, 122(9) का नोटिस दे रहे हैं। अगर वो ऑडिट सिलेक्शन नहीं हो रही तो वो नोटिस दे रहे हैं कि जी ये टैक्स क्लेम हुआ ऑडिट का था। आप 2021 में बैठे हैं, ऑडिट कौन से साल का चल रहा है? ऑडिट 2000 मेरा ख्याल है 19 का, इन्होंने 19 की चल रही हैं जी नोटिस जी। ठीक है। तो वो मगर कुछ ऐसी रिटर्न्स के नोटिस हैं जो कि आपके चल रहे होते हैं, जिसमें वो 122(9) की सिलेक्शन कर लेते हैं या उसमें नोटिस दे देते हैं आपको, फिर 122(5)(a) जो एडिशनल कमीशन के पास पावर होती है उसमें नोटिस आ जाते हैं कि ये डिस्क्रिपेंसी है, इसको बताएं। ठीक है। तो बात तो वो आगे स्क्रूटनी की, तो स्क्रूटनी तो शुरू हो गई आपकी, रिटर्न साल पुरानी रिटर्न की स्क्रूटनी तो शुरू हो गई। एक टैक्स मिस हो गया या कोई एक्सप्लेनेशन है वो तो देनी है। हमारे तरीकेकार जो हमारे मुल्क का जो तरीकेकार है वो दूसरे मुमालिक से मिलता जुलता है? नहीं सर, बहुत डिफरेंस है हमारा। देखें, तरीकेकार हम उसको एक तो सही कर भी नहीं, एक उस तरह कर भी नहीं सकते और है भी नहीं। अगर आप तरीकेकार की बात करते हैं तो यहाँ पर तो देखें, बाहर के ममालिक के अंदर तो ये विदहोल्डिंग टैक्स वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत ही कम है है ही नहीं ना। विदहोल्डिंग जो स्टेटमेंट है जो 6 माह बाद या 3 माह बाद जमा करवानी पड़ती है, एग्जैक्टली, वहाँ पे इस तरह के मामला तो नहीं है। आपने अपने ऑडिट करवा के अपनी रिटर्न, अपने गोशवारे डिक्लेयर करने, अपनी सेल परचेज डिक्लेयर करनी है, अपने एक्सपेंसेस डिक्लेयर करने हैं। ऑडिट एक मेन जुज्व है बाहर के मुल्क में, एक मेन रिक्वायरमेंट है बुक कीपिंग। यहाँ पे जो हमारे कारोबार हैं छोटे, मैं स्मॉल मीडियम कारोबार, बड़े कारोबार, वो छोटे कारोबार को तो अलिफ बे नहीं पता बुक कीपिंग क्या है। ठीक है। कहते हैं पे ने जी, बिल पे ने तो थोड़ा बहुत खर्चा है, जो एक टेक्निकल में बात, जो आम लोगों को जिनको रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है, जिनका टर्नओवर 10, 20, 30, 40 मिलियन है, ठीक है, 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़ से लेकर 3-4, 1 करोड़ से लेकर 3-4-5 करोड़ तक, जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, मेन वो फाइलर, उसको फाइलिंग की नेट में लेके आना है आपने। बड़ा भी आ जाता है, सैलरी पर्सन वैसे ही आ जाता है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर घुसा हुआ है। सबके लिए जिस तरह वहाँ बाहर भी जिस तरह यहाँ सबके लिए एक ही रिटर्न होती है, इंडिविजुअल के लिए भी, बिजनेसमैन के लिए भी, सैलरी पर्सन के लिए भी, दूसरे ममालिक में भी ऐसा ही होता है, सबके लिए एक ही फॉर्म होता है? नहीं, वो 24-40 सफ़ात पर जो मुश्तमिल हो। अगर मैं तो अगर यूके की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया और यूके के अंदर सैलरी पर्सन की तो ज़रूरत ही नहीं है रिटर्न फाइलिंग। उनको खुद ब खुद जो टैक्स वो जो टैक्स उनका कटता है, एम्प्लॉयर जो टैक्स जमा कराता है, उनकी एक असेसमेंट फॉर्म आ जाता है। अगर वो टैक्स ज़्यादा डिडक्ट हो जाता है, किसी टैक्स ईयर की असेसमेंट है, तो कई दफ़ा रिफंड भी टैक्स डिपार्टमेंट्स खुद फ़ोन करके कहते हैं जी आपका रिफंड हमारे पास आया हुआ है, इसको बताएं किस चेक में डिस्पर्स करना है। ठीक है। तो इसके अंदर सर मैं छोटी सी बात ऐड करना चाहूँ, हम लोगों का जो कंपैरिजन है अगर हम करते हैं दूसरे ममालिक के साथ, तो पाकिस्तान उस स्टेज पे खड़ा है जहां पर आप इस वक्त पीओएस इंटीग्रेशन और मामलात की वजह से, टैक्स डिडक्शन होने की वजह से, आपने अभी एजुकेट करना है अपने कारोबारी को कि यार आपने रिटर्न फाइल, उसके लिए आपको टाइम की जरूरत है। लार्ज टैक्स पेयर की तो रिटर्न की तारीख 31 दिसंबर आखिरी। हाँ जी, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैनुअल के लिए 27 अगस्त को फाइनल गोशवारा मैंने सुना है, तो उसमें मसाइल थे पहले, उस 27 अगस्त को फाइनल हुआ था, लेकिन उनके लिए भी टाइम बहुत कम था। उसके अलावा सर फिर जब हमारी हर दफ़ा रिटर्न आती है, तो जब रिटर्न के अंदर कोई ना कोई एरर आ जाता है, जो कोई इशू आ जाता है, उसके ऊपर एक नया एक मामला शुरू हो जाता है, लिटिगेशन भी शुरू होती है। इस रिटर्न के अंदर भी एक लिटिगेशन है हाई कोर्ट में, लेकिन मैं बाद में आपकी तरफ आता हूँ। फैसल इकबाल ख्वाजा साहब आज मुस्तफीद होंगे, क्योंकि फैसल साहब ये पेंडोरा पेपर आजकल ज़ेर बहस है, 700 पाकिस्तानी को नाम आ गए, इसमें ऑफशोर कंपनियां आ गई। आप क्या समझते हैं, ये क्या वजूहत है, ऐसे स्कैंडल क्यों आते हैं? ये जानबूझ के लाए जाते हैं या टैक्स जो बचाते हैं वो उनके नाम सामने आते हैं? कानून क्या कहता है? सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये पनामा लीक्स या पेंडोरा लीक्स आई क्यों? जी, इसके पीछे के मुहर्रकात क्या हैं, ये किसने बनाई, क्यों बनाई और किस लिए बनाई? जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग का सवाल है, और बहुत सारे ऐसे इदारों से मेरा क्योंकि ताल्लुक़ है, बात होती रहती है, तो मेरा सामने ये लीक्स बनाने वाले लोग भी कोई ज़्यादा अच्छे लोग नहीं हैं। ठीक है। इससे ब्लैक मेलर ग्रुप, सियासी मकसद जो नहीं, मैं इसको जरा बिल्कुल सीधी, इट्स ए ब्लैक मेलर ग्रुप, जी, जो कि पूरी दुनिया में उन्होंने इस वक्त कन्फेस कर लिया कि हमारे 9 के 11 मुल्कों में डिफरेंट लोगों ने हमारे साथ मिल के हमें
एड करके ये सारी लीक्स बनाने में मदद दी। ठीक है। अब सवाल ये है कि इन लोगों के मकासद क्या हैं। जी जी। पहला तो सवाल ये है, कोई पूछे कि भाई वो कहते हैं ना किसी और के घर पे झांकना जी जी। बुरी बात है, बुरी बात है, कोई शक नहीं इसमें। किसी और के घर में झांकना बुरी बात है। जी जी। अब जिन लोगों ने ये पंडोरा लीक्स या पनामा लीक्स बनाई, उनके क्या मकासद थे, क्या वो अच्छे मकासद थे या बुरे मकासद थे? सबसे पहले तो बहस इसमें होनी चाहिए। मैं डिफरेंट टीवी शोज बड़े गौर से रोज आजकल देख रहा हूँ इसके ऊपर। नोबडी इज आस्किंग कि ये लीक्स क्यों बन रही हैं, इनकी वजह क्या है, इनके पीछे उनके क्या मकासद हैं। यानी आप समझें कि ये एक तरक्की याफ्ता मुल्क गैर तरक्की याफ्ता मुल्क या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमीज को टॉपल करने के लिए ये लीक्स लेके आते हैं। ये मेरा ख्याल है, इकोनॉमी को पीछे करने के लिए। देखें इसमें तो बड़े बड़े ममालिक अमेरिका समेत सुपर पावर जैसे लोग भी इसमें शामिल हैं। मेरी बात सुनने, देखें दो तरह की इकोनॉमीज दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। एक चाइना है जी जी, जहाँ पे अगर चीफ मिनिस्टर भी वो करप्शन में पाया जाता है तो उसको गोली मार दी जाती है। एक पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें टॉप से लेकर नीचे तक करप्शन ही करप्शन है। जी, मैं इस पे कोई दूसरी राय मौजूद नहीं है। लोग कहते हैं जी इमरान खान साहब एक ईमानदार आदमी है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन जब तक उनकी टीम ईमानदार नहीं होगी वो क्या कर सकते हैं? ठीक है। ही हैज टू प्ले विद अ टीम। एक प्राइम मिनिस्टर सारे महकमे तो नहीं देख सकता ना। कितनी वजारतें होती हैं, दाखिला 90 है, रियासती खजाना इदारे है, हैं फैसल साहब, 90 रियासती इदारे हैं जो 90 चला रहे हैं जी रियासत के। अब देखें, मैं इन लीक्स के बारे में मेरा ख्याल है, मैंने इसे मुरतब किया 3 हिस्सों में। जी जी। एक वो लोग हैं जिनका नाम इसमें आया जो जेन्युइनली इन्वेस्टर्स थे बाहर के मुल्कों में, कारोबार करते थे, ठीक लेन है, देन करते थे। वो बकायदा स्टेट बैंक की या उससे Approval रेलेवेंट लेकर। प्रोविजन एक इदारे की परमिशन ले गए, पैसे बाहर गए, उनकी डिक्लेयर्ड मनी थी और उसके ज़रिए उन्होंने वो कंपनीज वहाँ पे डेवलप की। जी जी। अब कई लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ यूएई में जो शौक में कंपनीज खोल लेते हैं कि यार हमने दुबई में काम करना है, तो वहाँ पे थोड़े से पैसों से 1500 से लेकर 2500 रियाल में एक कंपनी बन जाती है। ठीक है। तीसरे वो लोग हैं जो वाकई जिन्होंने टैक्स एवेजन करने या एक करप्शन का पैसा छुपाने के लिए इस पैसे को बाहर धकेला हुआ है। ठीक है। अब अगली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेवलप्ड इकोनॉमीज में आप जाके ये पैसा नहीं धकेल सकते। मैं कनाडा की मिसाल यहाँ पे देता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त बिजनेस इमिग्रेशन लेके कनाडा गए हुए हैं। ठीक है। ठीक है। उनको 2016 के बाद उन्होंने एक लॉ बना दिया है कि जो भी पैसा आएगा वो डिक्लेयर्ड मनी होनी चाहिए। ठीक है। टैक्स्ड इन द कंट्री फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग। टैक्स्ड इन द कंट्री फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग। वो आपसे आपकी वेल्थ स्टेटमेंट डिमांड करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो पैसा है लीगली अक्रॉस दी बॉर्डर्स थ्रू बैंकिंग चैनल ट्रांसफर होगा। उसके बाद उस पैसे को बाहर ले जाने की इजाज़त होती है। ठीक है। अब ये जो ज़्यादातर पैसे की हम बात करें ना, जो सप्रेस्ड इकोनॉमी में से गया, यानी जो आजकल हम डॉलर की फ्लाइट कहते हैं जी, डॉलर स्मगल हो रहा है, करप्शन का पैसा है, ये कहाँ जाता है? ये उन टैक्स हेवन्स में जाता है जिन्हें बनाई इस काम के लिए गया है कि वहाँ पे जो वो लोग जो कि बेईमान है वो अपना पैसा पार्क कर सकें। मेरा अगला सवाल ये है इन डेवलप्ड कंट्री से कि वो इस तरह के कैमन आइलैंड्स की इजाज़त क्यों देते हैं? ठीक है। सवाल ये है ना जी, स्विट्ज़रलैंड में वो कहते हैं जी आप कहीं से भी पैसा ले आए, हमारे बैंक आपको नहीं पूछेंगे। ठीक है। क्या उनको ये FATF में वैसे मुमालिक नहीं है, उनके लिस्ट में ये नहीं है। यहाँ पे आ जाएं। अब क्या FATF उन ममालिक पे अप्लाई नहीं होता? जी जी। सिर्फ वो हमारे पे, इंडिया पे, अफगानिस्तान पे, चाइना पे, इन जैसी कंपनी जिनको अमेरिका इस वक्त टक्कर दे रहा है। यानी आप देखें कि इस वक्त अमेरिका परेशान किन लोगों से है? चाइना से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और इधर जो साउथ एशियन स्टेट्स हैं। क्योंकि अगर ये इकट्ठी होगी रशिया के साथ एक एन ब्लॉक बन गया तो चाहे अमेरिका के लिए मसला बन जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान को दबाने के लिए FATF ले आए।
ठीक है, क्या उनके मुल्कों में जितने ऐसे टैक्स हेवन्स हैं जहाँ पे इलीगल ट्रांसफर और ट्रैफिक ऑफ मनी के बारे में सवाल नहीं किया जाता, उनके बारे में वो क्या कर रहे हैं? ठीक है। अब ये जो पंडोरा लीक्स में जिन लोगों के नाम आए हैं, पाकिस्तानियों के भी, उनके पैसे उन टैक्स हेवन्स में पड़े हुए हैं। ठीक है। मतलब ये उन जगहों पे पैसे पार्क हुए हुए हैं जिनके बारे में पूछा ही नहीं जाता। और ये आइसलैंड्स कोई दुनिया के बाहर नहीं है, ये इन डेवलप्ड कंट्रीज का हिस्सा है जहाँ पे उन्होंने इसकी इजाजत दी हुई है, तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसाल देते हैं, जिन हम तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसाल देते हैं। आप देखें, सवाल ये है कि एक बंदा यहाँ से पैसे लेके वहाँ पे जाके कंपनी बनाता है, उससे ये ज़्यादातर क्या है, ये जदादें खरीदी जा रही कंपनी के, असासे बनाए जाते हैं, कारोबार नहीं होते यहाँ पे, असासे बनाए जाते हैं। ठीक है, या फिर हमारे अनफॉर्चुनेटली ये जितने बड़े बैंक है, BNP पारीबसू है, क्रेडिट सुशी है, इन बैंक्स में ये जो पैसा इन्वेस्ट होता है उससे ये ट्रेडर्स सट्टा खेलते हैं। ठीक है। और उसमें किसी को कुछ नहीं मिलता। मैं इस शो में बर्मला कह सकता हूँ क्योंकि आई हैव बिन ऑडिटिंग दोज अकाउंट्स, 4-2-3% से ज़्यादा रिटर्न कहीं पे भी नहीं आता। लेकिन होता क्या है, क्योंकि ये ब्लैक का पैसा है, वो पैसा है जिसको धोखेबाजी, रिश्वत या टैक्स को अवेट करके बनाया गया है, इसलिए ये वहाँ बाहर चला जाता है। फैसल साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो ये पैसा टैक्स देने से लोग घबराते हैं या वो पैसा करप्शन का होता है उसको ओपन करने के लिए घबराते हैं? तरक्की पजीर ममालिक में तो सोचा जा सकता है करप्शन है, लेकिन जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जिनके इसमें पेंडोरा पेपर में अमेरिका जैसे लोगों के बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक के नाम है, क्या वो भी टैक्स चोरी कर रहे हैं या वो भी काला धन है उनके पास भी जो दूसरे ममालिक में असासा बना रहे हैं? लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर खुश आमदीद टैक्स और वाम में। जी फैसल साहब। यूबी साहब, आप सिर्फ तरक्की पजीर ममालिक की बात कर रहे हैं करप्शन में, कभी आपने करप्शन की टॉप की लिस्ट देखी है? कौन से मुल्क हैं? वो आपने तो जी अमेरिका, अब वो उसका नाम आ रहा है, तो आपकी बात तो खुद ही नेगेट होगी ना। जी जी। करप्शन में जो पहले 10 लोग हैं उनमें तरक्की याफ्ता मुल्क कितने हैं, जी जी। उनकी बात करें ना पहले। आप तो देखें, हर आदमी पाकिस्तान का गिरेबान पकड़ लेता है, ये सोचे समझे बगैर कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। क्या बाकी दुनिया नेक, पाक, बाज और साफ सुथरे लोगों पे बनी है? ये जो करप्शन की लिस्ट है टॉप 10 में, आप उसमें कितने तरक्की याफ्ता मुल्कों का नाम आता है? कभी आपने सोचा उसके बारे में? आखिर वो जो करप्शन है उसका पैसा कहाँ जाता है? क्या उस पर FATF लगता है कि नहीं लगता? क्या उसके बारे में वो लोग क्या सोच रहे हैं? अभी एक शख्स कल मेरे पास बैठा था, कहता है अमेरिका में बैंक अकाउंट खोलने का तरीका इतना आसान है कि वो आपको 5 मिनट के अंदर अंदर चेक बुक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, हर चीज ऑनलाइन ट्रांसफर फैसिलिटी ऑन कर देते हैं। ये जमा करवा रहे हो, इसका क्या सोच है? हम यहाँ पे पाकिस्तान में बात करते हैं कि जी यहाँ पे लोग टैक्स वेट कर रहे हैं, टैक्स चोर हैं। यार, जब आप सारी ग्लोब को देखते हैं, इंसान एक ही मिट्टी का बना है, उसका एक ही दिमाग है, उसका सोचने का तरीका भी एक ही है और उस सोच की मंतकी इंजाम भी एक ही है। हाँ, ये आप देखने के आपने एक रेटिंग की हुई है, करप्शन ज़्यादा कहाँ पे है, कम कहाँ पे है, और पाकिस्तान कितने नंबर पे आता है? क्या ऊपर तरक्की याफ्ता मुल्क मौजूद हैं? तो फिर ये सवाल तरक्की पजीर मुल्कों से पूछना बनता ही नहीं है। अब अगली बात किसको कहते हैं? वो लोग जहाँ पे टैक्स नहीं लगता, या वो पैसा जो वहाँ पे जाता है, जहाँ किसी मुल्क से टैक्स चोरी करके कमाया जाता है और वो वहाँ पे पार्क कर दिया जाता है, और वहाँ वो पूछते भी नहीं है, वो उससे कोई बंदा पूछता नहीं। आप मुझे बताएं, आप आसिफ अली जरदारी साहब का केस देख लें, स्विट्जरलैंड स्विस बैंकों के जो अकाउंटों की प्रॉब हुआ, क्या उसका रिजल्ट आया?
आपने कितने साल प्रॉप किया? वो तो हमारा एहतसाबी जो निज़ाम है पाकिस्तान नहीं, में। मेरी जी, सवाल ये है, जी, अब हमारे एहतसाबी निज़ाम को छोड़ दें, आप उनके एहतसाबी निज़ाम की बात करें। लेटर लिखा गया, 6 साल उनसे लेटरबाजी होती रही पाकिस्तान गवर्नमेंट की कि हमें इसकी तफसीलात दें, उन्होंने तफसीलात देने से इनकार कर दिया जी, जी, आपको। कोई शक नहीं इसमें ऐसे ही। अब स्विट्जरलैंड को क्या आप तरक्की याफ्ता समझते हैं, तरक्की पजीर समझते हैं? यार, एक चोरी का पैसा है, उसको छुपाने में वो चोर की मदद कर रही है। जी जी ठीक है, मैं खाली एक आदमी का, मैं माजरत तमाम पीपल पार्टी वाले दोस्तों से, मैं किसी एक बंदे को नहीं पॉइंट आउट कर रहा। मैं नून लीग के भी वो लोग जिनके स्विस अकाउंट्स हैं, पीटीआई के भी वो लोग जिनके स्विस अकाउंट्स हैं, उनकी तफसीलात क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट ले सकती है? नहीं ले सकते। तो ये यहाँ पे ये इस चीज़ का ये कुछ जवाब है। पाकिस्तान में हुकूमत ने शहबाज शरीफ साहब को तो क्लीन चिट दी है, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं है ये इनका, देख लें। बड़ी बात है। अब लेकिन फैसल साहब, ये टैक्स का पैसा या करप्शन का पैसा हमें बाहर ले जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या हमारा यहाँ का निज़ाम, टैक्स का निज़ाम ज़्यादा सख्त है, कवानीन ज़्यादा सख्त हैं? कोई ऐसा लहमल हो सकता है जिससे ये बाहर पैसा ना जाए, वो इन्वेस्टमेंट जो भी पैसा हो जैसा भी हो इस मुल्क में ही रहे? देखें, मुमकिन है? आपके इसी प्रोग्राम से मैंने इसकी एक एग्जांपल दी थी कि हमें अपने कानून में कुछ रिलैक्सेशंस कर लेनी चाहिए। हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारे पास ब्लैक का धन ज़्यादा है और जो वाइट मनी सर्कुलेशन इन इकोनॉमी वो कम है। जी जी मैंने इसकी बड़ी अच्छी आपको एक सजेशन दी थी जो मैंने लिख के भी एफबीआर में दी कि आप प्राइस बॉन्ड या बाकी वाइट करने वाले जो सोर्सेज हैं उनकी बजाय पार्ट 4 सेकंड शेड्यूल टू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, उसमें एक प्रोविजन डाल दें कि द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 111 shall not apply, वर्ड है shall not apply to a money which has been declared by a Pakistani resident, provided that he pays 5% of the amount which he has declared in the year under consideration। यानी मेरे पास एक काला धन है यार, मैं बाहर ले जाके नुकसान जो कर रहा हूँ, जी जी 5% कुछ भी नहीं बचता। ठीक है, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए पार्ट 4 सेकंड शेड्यूल में एक प्रोविजन डालते, ठीक है, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 जो रेट ये सोचते हैं वो एक पार्ट 4 सेकंड शेड्यूल में एग्जेम्पशन फ्रॉम स्पेसिफिक प्रोविजन डाल दें। नंबर 2, कल आपने देखा टीवी पे नैब के बहुत सारे इख्तियारात इन्होंने वापस ले लिए। ठीक है, इन्होंने कहा जी मालियाती इदारे को भी नहीं पूछ सकते, एफबीआर को भी नहीं पूछ सकते, उसको भी नहीं पूछ सकते, उसको भी नहीं। उन्होंने क्यों? क्योंकि हमारा जो अंदर निज़ाम था ना, एफबीआर के अफसर हो गए, ये ब्यूरोक्रेट्स हो गए, कोई भी बंदा डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ही नहीं ले रहा था। डिसीजन गलत भी हो सकता है, डिसीजन सही भी हो सकता है। कोई शक नहीं है। उन्होंने कहा जी जब तक आप हमें नैब से एग्जम्पशन नहीं देंगे हम किसी डिसीजन में हिस्सा नहीं लेंगे, काम चलता है चले, नहीं चलता ना चले। इसी तरह ऐसे ही रहना, जो काम करता है उसको छुट्टी नहीं मिलती। इसी तरह इनकम लगते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ये लिख देना चाहिए कि जब एक आदमी कोई एमनेस्टी भरता है, ठीक है, जब कोई एक आदमी 111 की एग्जम्पशन के लिए कोई ऐसी फैसिलिटी अवेल करता है, नैब कैन नॉट क्वेश्चन दैट। ठीक है, तब तो आपका ये पैसा यहाँ पे रुकेगा। जी जी लोग सोचेंगे, देखें पूरी दुनिया में 4% से ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न ही कहीं नहीं है। पाकिस्तान में अगर आप मालदार आदमी हैं, आप एक प्रॉपर्टी लेते हैं 2-3 करोड़ रुपए की एक साल में, अगले साल में वही प्रॉपर्टी 2.5-3 करोड़ रुपए की हुई होती है। कोई शक नहीं। कोई बेवकूफ़ी है जो पैसे बाहर लेके जाएगा? पैसा बाहर कौन लेके जा रहा है? जिसको पता है कि अगर ये पैसे का किसी को पता चल गया या ये किसी दायरा इख्तियार में आ गया तो ना सिर्फ मैं पकड़ा जाऊंगा बल्कि माल भी सारा ज़ब्त हो जाएगा। तो बेसिकली हमें अपने कानून को देखें, मैं कहता हूँ कानून को ड्राफ्ट करें अपने मैंने अपने ज़मीनी हक़ाइक़ पे रहते हुए अपना एक कानून बनाना है, चाहे वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, चाहे वो पाकिस्तान पिनल कोड है, चाहे वो सीआरपीसी है, चाहे वो सीपीसी है। मैंने अपने ज़मीनी हक़ाइक़ को देखना है। अब ये जितने हमारे पाकिस्तान पिनल कोड हो गया, ये सारे गोरों के वक्त के बने हैं, हम इनमें अमेंडमेंट ही नहीं करते।
हम इन्हें अपने ज़मीनी इकाई के मुताबिक इनको चेंज करने को तैयार ही नहीं। फैसल साहब 2017 में हमने एक प्रोग्राम किया था, उसमें एक एक्सपर्ट इफ्तिखार खान साहब ने हमें प्रपोजल दी थी 20% सिर्फ परचेज टैक्स वसूल किया जाए, बाकी तमाम टैक्सेस खत्म कर दिए जाएं। जी अगर वो पैसा बंदा अपना बाहर ले जाए तो 20% दे जाए, ले जाए सारा, बिल्कुल ठीक। हुकूमत नहीं पूछेगी, वो जितना खर्च करेगा उतना उस पर 20% देगा। तो इस निज़ाम में 12,000 हम धाड़ खौफ हरास फैलाकर अभी तक 5,000 इकट्ठा नहीं कर पाए। तो फिर ऐसा टैक्स निज़ाम होना चाहिए जिसमें सबके लिए आसानी हो, एक जैसा हो, जितना कोई खर्च करे, जितना कोई कमाता है खर्च करता है उस पर वो टैक्स दे। मुमकिन है जिस्म के अंदर से खून निकाल लिया जाए तो जिस्म मुर्दा हो जाए, मुर्दा हो जाता है, कोई शक नहीं। ठीक है। किसी भी इकोनॉमी का लाइफ ब्लड है उसका रुपया, जी जी ठीक है, उसको निकाल लेंगे इकोनॉमी मर जाएगी। आपने इस रुपए को यहीं पे सर्कुलेशन में रखना है। जी जी, कानून वो बनाए, वो खौफ दूर करना है ना, कानून वो बनाए कि वो पैसा यहाँ से बाहर ना जाए, और जो आदमी पाकिस्तान में पैसा कमा रहा है उसको पता हो कि एफबीआर उसे गैर ज़रूरी तौर पे तंग नहीं करेगी। बल्कि मैं इस प्रोग्राम की तवज्जो से ये कहता हूँ एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को अगले 4 साल के लिए टैक्स से मुस्तस्ना कर दें। आप कानून ऐसे बनाएं कि जो पिछले साल आपने टैक्स भरा था ना, उससे आपने 10% ज़्यादा दिया है तो आप मुस्तस्ना है। लोगों में से खौफ रास खत्म करें और नए टैक्स पेयर की तरफ तवज्जो, कम्युनिकेशन। हाँ, ये सारा एफबीआर का जो इस वक्त महकमा है, इसका तमाम तर गोल नया टैक्स पेयर होना चाहिए। जी जी, नए टैक्स पेयर से पैसा लें, नए टैक्स पेयर बनाएं, लोगों के साथ मिलें, लोगों को अपने इत्माद में लें, चैम्बर्स में जाएं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जाएं, इंडस्ट्री को जाएं, ये ट्रेडर यूनियंस के पास जाएं, उन्हें जाके समझाएं कि हम आपको किसी सूरत तंग नहीं करेंगे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मदद करेंगे। रिटर्न जो है, अभी मेरे भाई से आपने एक सवाल पूछा कि बाहर के मुल्कों में क्या होता है, और भाई उनका तो रिटर्न का फॉर्म 10-10 साल चेंज ही नहीं होता। सही कह रहे हैं, पहले आ जाता है जी। वो पहले क्या आता है, एक बना हुआ है, उसमें एक नई लॉ की प्रोविजन है, जैसे ही पास होती है वो उसको उसके बीच में चेंज कर देते हैं। अच्छा फैसल साहब, जिस तरह पनामा लीक्स के केस आज तक भी चल रहे हैं, उस पर एहतसाबी निज़ाम पे जितना पैसा हुकूमत का खर्च हो रहा है, आवाम का खर्च हो रहा है, वो भी तो इस मुल्क का नुकसान है। और जो मज़ीद पैसा दूसरे मुल्कों में जा रहा है, उस नुकसान को बचाने के लिए क्या तजवीज़ है आपके पास? देखें जी, नैब का सबसे पहले जो दायरा कार है इसको बहुत स्क्वीज कर देना चाहिए। ठीक है, बहुत बड़े बड़े जो करप्शन के केसेस हैं वो सिर्फ नैब के पास आने चाहिए। नैब को गैर जरूरी तौर आने चाहिए, ब्यूरोक्रेसी के आने चाहिए, सर एस्टेब्लिशमेंट के आने चाहिए, किसके आने चाहिए? हर वो पाकिस्तानी जो एक बड़ी करप्शन में इन्वॉल्व है उसका केस नैब को देखना है। ठीक है, ठीक है, उसकी एक लिमिट तय कर दें 50 करोड़ से ऊपर, ठीक है, 100 करोड़ से ऊपर, ठीक है। लोगों के जहन से नैब का गैर ज़रूरी खौफ ख़त्म किया जाए। नंबर 3, नैब के अंदर ज़मानत की इजाज़त होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि जिसको उन्होंने अरेस्ट कर लिया 2 साल बाद 90 दिन उसकी बेल ही नहीं होनी। अगर इन्होंने गलत पकड़ा है, वो बंदा साबित करता है तो उसको अगले दिन रिहा करें। चौथी चीज़ जो है वो ये है कि मुल्क से जो पैसा बाहर जा रहा है फ़्लाइट, उसको रोकने के लिए हमें अपने एक प्लानिंग ऐसे करनी है कि हम उस पैसे को पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर घुमाएं। जी जी, वो जितने करप्ट लोग हैं उनको इस इकोनॉमी का पार्ट बनने का मौका दे दें। अब देखिए जी, आप कहते हैं एमनेस्टी स्कीम विल नॉट डू इट। आपको पार्ट 4 सेकंड शेड्यूल में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इस तरह की अमेंडमेंट करनी है कि हर वक्त ये, और सबके लिए, और हर वक्त ये अवेलेबल हो। जब मर्जी एक आदमी का दिल करता है कि यार अच्छा मैंने कोई बड़ा काम करना है, बड़ा काम बगैर वाइट पैसे के नहीं होता। जी जी, सामने नजर आए ना, वो अपना शो करे, वो जाए। टैक्स दे। हाँ, आप उसका रेट 10% कर लें, 5 ना रखें। जी जी, कि जी आप डिक्लेयर करें, हम मानते हैं, आगे चलें। यार कारोबार बनेगा, पहिया चलेगा तो फिर आगे टैक्स भी आएगा। जो आपकी डेड इन्वेस्टमेंट देखें वो भी आ जाएगी। एक आदमी अगर ब्लैक मनी से कोई भी काम शुरू करता है, एक तो रोजगार बढ़ेगा, एक जो अगले साल तो वो डॉक्यूमेंटेड होगा ना, उसमें से फिर टैक्स भी आएगा। जी, जो वो एक इकॉनमी का हिस्सा भी बन जाएगा। दस्तवीजी मुआशरत का जो नारा हुकूमत का वो भी पूरा हो जाएगा। और जो इनवाइस मॉनिटरिंग सिस्टम हुकूमत चाहती है
वो यहाँ पे मुमकिन हो सकेगा मामून निसार साहब, क्योंकि टाइम कम है। जो रिटर्न के मसाइल हैं 15 दिन FBI ने तकनीकी मसाइल पर, अगर जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान फरमा रहे थे 1.5 करोड़ रिटर्न ने, जो लोगों का डाटा हमारे पास है वो रिटर्न जमा करवाएं, अभी तो 13 लाख के करीब रिटर्न जमा हुई हैं, तो सिस्टम एरर देना शुरू कर गया था। अगर 1.5 करोड़ की वो रिटर्नें आ जाती, 1.5 करोड़ लोग जमा करवाते, तो हमारा सिस्टम कहाँ खड़ा था? क्या FBI कह सकता था ये रिटर्नें हम जमा कर सकते हैं? यूबी भाई थोड़ी थोड़ी बड़ी शॉर्ट सी मैं कुछ ऑब्जर्वेशन में जो फैसल भाई ने कहा है ना उसके ऊपर मैं करना चाहूँगा। एक तो पहली बात है कि जो गवर्नमेंट ने ये बयानिया दिया कि हमारे पास फलां का डेटा है जी जी, और हम लोग इसको ये कर लेंगे आप रिटर्न फाइल। मैं तो मतलब 16 साल की उम्र से ये देख रहा हूँ। डेटा आज है। मेरी 37 साल उम्र जी, है। जी। मैं वालिद साहब के साथ 16 साल की उम्र से लगा हूँ। जी जी, हर साल यही एक बयानिया होता है और यही कहा जाता है कि ये हो जाएगा, हर चीज़ हो जाएगी। आपका कारोबारी भी को भी पता है कि कितना को होता है जी जी, और जब होता है तो फिर क्या होता है, वो सबको पता है। जी जी, तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। पहली बात, जो बात है ना कि ये 1.5 करोड़ का डेटा है और इसका रिटर्न फाइलिंग में है, तो वाई नॉट, जिस तरह फैसल भाई ने बात की कि चेंबर ऑफ कॉमर्स को जाके इंगेज करें और उनकी हेल्प लें और कंसल्टेंट्स की या बार एसोसिएशंस की हेल्प लें और उनको कहें कि भाई ये आपका डेटा है, आओ आपको बैठ के रिटर्न समझाते हैं किस तरह होती है। इस तरह आपने रिटर्न फाइल करनी है, इतना डिक्लेयर करना और इतना पेएबल बनाना है, ठीक है, ताकि वो 1.5 करोड़ तो नेट में आए ना। सही कह रहे हैं। लाइव उस सर्वे 1.5 कर ले, करोड़ के लाइव बाद सर्वे कर ले मार्केटों में, जो सर, आपकी टीमें जा रही जरूरत थी, ही नहीं है ना। बिजली के मीटर बंद करेंगे, ये करेंगे, वो जो करवाना है हाँ। डायरेक्ट उसको वो मैं कहता हूँ वो भी 181 है जो सेक्शन को, उसमें अमल दरामद करवा लें। वो भी नहीं है। अगर जी। तो डेटा मौजूद है जी जी तो फिर रिटर्न फाइल करवा लें। जी, सही कह रहे हैं आप। सर जाके उनके पास साथ बैठे और इतनी वर्कफोर्स निकल आएगी, चेंबर्स भी बाहर आ जाएंगे, एंगेज हो जाएंगे। एंगेज करें ना बार एसोसिएशंस को, यूज करें इनको। दूसरी बात, आपने एक नैब के रोल की बात की, बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था फैसल भाई के साथ। मैं इस पे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। जितनी स्पेशल कोर्ट्स बनती हैं ना अंडर द प्रोविजन ऑफ लॉ हमारी, जी जी, आपने उससे क्या किया है आज तक हिस्ट्री पाकिस्तान के की हिस्ट्री में? आपने नई जुरिस्डिक्शन की नई कोर्ट्स बना के जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की कोर्ट्स हैं जी जी, उनकी पावर डाइल्यूट करते गए हैं। आज आप देखें प्रॉपर्टी मैटर्स हैं। अब मैंने एक छोटा सा पॉइंट सिविल कोर्ट में रेज किया। मैंने कहा जी बेनामी ट्रांजैक्शंस के ऊपर बेतहाशा बेनामीदार दावे हुए हैं। जी जी, सिविल कोर्ट जाके फरोलें आप, आपको दावे मिल जाएंगे। किसी ने कभी ये सवाल रेज नहीं किया कि जो बेनामीदार प्रपोज कर रहा है वो अपनी, या जिसने डिक्लेयर किया हुआ है वो अपनी टैक्स रिटर्न तो लेके आए, वेल्थ स्टेटमेंट लेके आए, इतना वाइट था उसके पास। सही कह रहे हैं आप। कभी किसी ने सर ये बात रेज, मैंने एक सिविल कोर्ट में ये पॉइंट रेज किया बिकॉज मेरी बैकग्राउंड टैक्स की है। जी जी, मेरा पॉइंट ये है कि हम लोग अपने ये, अच्छा ये भी हमें समझ नहीं आती, ये ब्यूरोक्रेसी हमारी जो है ये जानबूझ के जुडिशरी को डाइल्यूट करवाती है। ठीक है, आपने नादरा की सक्सेशन पावर देनी थी, सक्सेशन का दावे के पावर देनी थी। इमरान खान साहब आए, उनको क्या ब्रीफ किया गया, सक्सेशन पावर है। आज जर्टन रोड पे नादरा के एग्जेक्टिव सेंटर में आप जाएं, मेन हेड ऑफिस में, एक डिक्लाइन सर्टिफिकेट की चीज उन्होंने इजाद कर दी है। ठीक है, मैं तो सर सिविल का भी काम कर रहा हूं ना, मुझे तो पता है। डिक्लाइन सर्टिफिकेट नादरा से ले लें, वापस जाके कोर्ट में जाके सक्सेशन का दावा अपना करवा लें। ठीक है, नादरा कहती है कि हमसे नहीं पॉसिबल भाई, ना हमारी मशीनरी अवेलेबल है ना चीजें। मैं जब से ये सक्सेशन एक्ट है, तो आपको साथ क्या देगा? वो आप- आपकी डायरेक्शन क्यों आपको क्यों देगा वो? सर इससे मच बेटर नहीं था क्या? मैं ये आम तौर पे अच्छा, आपके भी शो में मैं टाइम कोर्ट- खत्म हो रहा है सर। सर 153(1)(b एक एप्लीकेशन हाईकोर्ट में आई है, अगर वो अप्रूव हो जाती है, मंजूर हो गई है, हो गई है। उसमें फैसला आ जाता है, तो हमारी जो रिटर्न 2021 है ये कहाँ पे होगी? सर वो तो खैर फिर टाइम लिमिटेशन उधर से स्टार्ट होनी चाहिए ना, जब से वो अमेंड होती है। जी जी, वो चौधरी अनवारुल हक साहब की जजमेंट है, चौधरी अनवारुल हक साहब की रिट पिटिशन है, उसके अंदर जी जजमेंट शाह जमील खान साहब की 153(1)(b के अंदर जो एरर्स थे, जी जी, उन एरर्स को एक्सेप्ट कर लिया। हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि जी इसको करेक्ट किया जाए। चीफ आईटी नुमान खान साहब हैं जो एफबीआर के, उनको कहा गया इसमें देखें। तो फिर तो 90 दिन वहां से शुरू होने चाहिए ना, जब से अमेंडमेंट होती है। जी जी, तो ये इसका फेट तो कब डिसाइड होता है? 27 अगस्त को हुआ है जो जिसका फैसला जी जी, हुआ है। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। वो वहां से फिर टाइम लिमिटेशन शुरू होनी चाहिए कि 90 दिन अब से शुरू होते हैं। तो ये तो एक डिफरेंट एक गेम है कि क्या होता है, मगर ये हर दफा होता है, हर दफा परेशानियां इसी तरह ही हैं।
रिटर्न मामून साहब आपका बहुत शुक्रिया, फैसल साहब आपका बहुत शुक्रिया, सैयद हसन अल कादरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, हुकूमत से हमारा यही मुतालबा है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, लोगों को खौफ दूर करें, ताकि वो टैक्स नेट में आने से घबराएं नहीं, बल्कि खुशी से अपने रिटर्न जमा करवा सकें, ताकि इस पाकिस्तान की तरक्की को सब मिलकर यकीनी बना सकें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल ईबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।